नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा एवं शिक्षण विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला से देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण में एक स्वर अथवा एक स्वर व्यंजन हो सकते हैं। वर्ण में एक स्वर या स्वर व्यंजन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि में बद्ध है, मतलब देवनागरी लिपि में है दोस्तों, ठीक है। देवनागरी लिपि आक्षरिक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि आक्षरिक है, ठीक है। अब देखिए, अयोगवा दो होते हैं। अयोगवा कितने हैं? दो है। एक ये वाला, एक ये, जिनको हम अंग और अंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही हम अयोगवा बोलते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखिए कुल वर्ण कितने? 52 हैं दोस्तों, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अब जैसे कि सा एक शब्द मान लो, या 2 शब्द मान लो, ता 3 शब्द मान लो, और का लास्ट में लगा तो 4 शब्द। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। मूल व्यंजन कितने? मूल व्यंजन कितने? 33, ठीक है। अब देखिए उक्षिप्त को ही आगत बोलते हैं और इसको ही द्विगण व्यंजन भी बोलते हैं। मतलब उक्षिप्त, आगत और द्विगण व्यंजन एक ही बात है। तो ये कितने हैं? 2 हैं। द्विगण 2, ठीक है। लेकिन ये दोनों नाम कैसे याद रखेगा? उक्षिप्त और आगत, इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको लिख लेना है, ठीक है। स्वर देखिए, स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। तो ये आपके स्वर कितने हो गए? 11 हो गए दोस्तों, 11 याद रखें। अब देखिए जिह्वा एवं ओष्ठकृति में देखिए, अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है। मध्य स्वर के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग ऊपर उठता है, अतः इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं? मध्य वाले को। पश्चिम स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। अवृत एवं अवृताकार स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल ना होकर कैसा हो जाता है? ऊपर नीचे फैल जाता है। अर्ध संबद्ध स्वर के उच्चारण के समय मुख संबद्ध स्वर के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है। अब देखिए, अर्ध विवर्त स्वर के उच्चारण के समय जो मुख है वो वृत्त स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है। संवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है, जबकि विवर्त स्वर के उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है। संवृत मतलब सीमित आप कर लो, मतलब सीमित मतलब छोटा, और विवर्त माने बड़ा, तो इससे मतलब उच्चारण सर्वाधिक खुलता है। तो ऐसे कनेक्ट कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो ऊपर रामायण बताइए ये सब, ये आपको याद नहीं हो रहा तो एक बार इसको और पीछे बैक करके पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है, उसको ही हम वृत्ताकार कहते हैं। ओष्ठ हैं, ओष्ठ आपके ओष्ठ हैं, ये गोल हो गए, ठीक है। तो वैसे वृत्त कैसे होता है? वृत्त कैसे होता है? गोल होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आपको। अब देखिए स्वर तथा उनके वर्गीकरण। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए संबद्ध स्वर, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। अर्ध संबद्ध स्वर ए और ओ। विवृत क्या है? बड़ा आ। विवृत क्या है? बड़ा आ। अर्ध विवृत क्या है? ओ, ए और ओ, ठीक है। अब देखिए जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये आपकी जीभ है, ठीक है। अब देखिए इसे आप कनेक्ट कीजिए, ये जो बीच वाला है, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका बीच वाला मध्य, इसमें छोटा आता है, ठीक है। अब ये बीच इधर आ गया, ये इसमें देखिए पश्च स्वर पीछे वाला, इसमें बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ओ और बड़ा ओ आ जाएगा। और अगर मतलब आगे वाले में इसमें छोटी, बड़ी, छोटे और बड़ी। तो आगे वाले जो है आपकी जीवा से छोटा ही, बड़ी, छोटे और बड़ी ए बोली जाती है, ठीक है। आवर्तकार स्वर देखिए, इसमें ओष्ठाकृति के आधार पर और वृत्ताकार स्वर के आधार पर। तो जो आवर्तकार में जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटे, बड़े ए, ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो इसमें क्या है? ओष्ठाकृति में इसको ही वृत्ताकार में चला जाएगा, ठीक है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ तथा ओ आगा स्वर, ये सब आ जाते हैं।
उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण जब हम कोई शब्द बोलते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, समय लगता है। जैसे कि आपका एक जैसे कि हम वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर है, जैसे कि इसमें आ ई उ तथा रे को मूल स्वर भी कहते हैं इसमें। और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ को हम गुरु स्वर। अब जैसे कि ये दीर्घ कैसे याद रखें कि इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं। तो आपका एक गुरु है, ठीक है, और अपने शिष्य को क्या करता है, आप अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है दीर्घ आयु। आपकी आयु कैसी हो, दीर्घ हो, तो वो कोई देगा आपको आशीर्वाद, दीर्घ ही देगा। ठीक है, अपने शिष्य को। ठीक है, दीर्घ, दीर्घ माने गुरु, दीर्घ माने गुरु, ऐसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और इसको द्विमात्रक स्वर भी कहते हैं। तो बड़ा ई उ और ए ओ इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लुप्त स्वर देखिए। लुप्त स्वर मैंने आपको दीर्घ बताया, ठीक है, आपको मैंने लघु बताया। अब देखिए तीसरे नंबर पे विलुप्त स्वर, इसे बहुमात्रक स्वर कहते हैं, इसे त्रिमात्रक स्वर कहते हैं। यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे इस प्रकार से ये शब्द लिखा तथा इस प्रकार 3 चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसको ओम से भी व्यक्त किया जाता है, ओम से। ठीक है, लुप्त स्वर को। अब देखिए हर स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना को 2 स्वरों को जोड़कर होती है, छोटा मिलाकर बड़ा, छोटी और छोटी मिलाकर बड़ी। मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। तो स्वरों का प्रथम विभाजन किसने किया, पाणिनि साहिब ने किया। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में। ठीक है, अष्टाध्यायी में। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा तथा ओष्ठ एवं 2 ध्वनि अंग जैसे ओष्ठ, कंठ, तालु से विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है, जो इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर कंठ स्वर, कंठ स्वर से छोटा और बड़ा, और कंठोष्ठ स्वर से छोटा और बड़ा ओ। ठीक है, अब देखिए ओष्ठ स्वर, छोटा ओ और बड़ा ओ, और इस कंठ तालव्य से ए और ए, इस प्रकार। अब देख तालव्य स्वर छोटी और बड़ी। रिया मूर्धन्य स्वर है। री कैसा है, मूर्धन्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रे। ठीक है, मूर्धन्य है, कैसा है, मूर्धन्य है। अब देखिए अयोगभावन, जो योग न होने पर भी साथ रहे, अयोगवा कहलाते। छोटी अंग और बड़ी अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग, इसमें देखिए हिंदी वर्णमाला में इसे अनुसार कहते हैं, इसका चिन्ह इस प्रकार से लग जाता है। ठीक है, और अंग देख, अब बड़ी अंग देखिए, इसमें हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग, ये 2 बिंदी लग जाती हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, 2 बिंदी लग जाती हैं, इनको विसर्ग। ठीक है, इसका चिन्ह इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम वर्णमाला में विसर्ग कहते हैं। और अयोगवा कितने प्रकार के, 2 हैं, तो ये दोनों ही अयोगवा हैं। ठीक है, अयोगवा 2 प्रकार के हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग, इनको ही अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इस बात को भी याद रखना। अपितु ये स्वरों के सारे चलते हैं, इनका उपयोग दोनों स्वर और व्यंजन में होता है। देखो, ना तो क्या है, जो अनुस्वार और जो विसर्ग है, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन इन दोनों में प्रयोग हो जाता है, स्वर व्यंजन में ये दोनों प्रयोग हो जाते हैं अयोगवा। ठीक है, स्वरों के अन्य वर्गीकरण देखिए। अनुनासिक स्वर, इसमें चंद्र बिंदु टाइप लगा। ठीक है, इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। और निर्वांशिक में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ, बड़ो, इस प्रकार से निर्वांशिक है। घोष स्वर देखिए, घोष स्वर या इनको सघोष भी बोलते हैं, घोष, सघोष। ठीक है, प्राय सभी स्वर घोष होते हैं, प्राय सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। अल्प प्राण, प्राय सभी स्वर अल्प प्राण हैं। प्राय अभिप्राय क्या है, सभी प्राय सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, इस प्रकार से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए घोष और स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, स्वर कंपन का उपयोग होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और अल्पप्राण क्या है, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अल्पप्राण आप कनेक्ट कर सकते हैं, कम आयु, तो इसको कभी बोल देते हम अल्पायु बोल देते कि नहीं बोल देते, ऐसे। अब देखिए व्यंजन अथवा तथा उनके वर्गीकरण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन होंगे तो हम क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजन बन जाएगा।
ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए उसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। जिन वर्णों का उच्चारण मुख्य किसी विशेष स्थान से होता उन्हें स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या का से माँ तक है 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं दोस्तों। कितने? 25 हैं। क्रमशः ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व्यंजनों के बीच हो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन 4 है। अब देखिए वर्गीकरण का व्यंजन देख। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया 4, जैसे छा हुआ, त्रा हुआ, ज्ञा हुआ, श्रा। तो जैसे कि आपका छा है तो जी ये जो आपका छा है ये 2 शब्दों से मिला, का और पेट बटा सा। ऐसे आपका त्रा है वो ता और रा से बना। ऐसे आपका ज्ञा है वो ज्या और चुले के यहाँ से बना। ऐसे आपका जो सा है सिटी वाला सा प्लस रा से बना है। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उच्छिप्त, आगत या द्विगुण 2 प्रकार के होते हैं। ङा इसके उच्चारण में जिह्वानों उलटकर नीचे के हिस्से से कठोर तालु से झटके से छूटती है। और ये डारखन ये महाप्राण ध्वनि इसे अघोष महाप्राण मूर्धन उच्छिप्त कहते हैं। मूल व्यंजन 33 है। व्यंजन कितने हैं? 33 है। स्पर्श व्यंजन 25 है। ठीक है। जैसे कि रू इस प्रकार से रू बनाया जाता है, रा इस प्रकार से। ठीक है। बाकी का वर्ग के, चा वर्ग के और टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं। या, रा, ला, वा। ठीक है। उस व्यंजन आपके देखिए सिटी बटा सा, पेट बटा सा, सड़का सा, हड़का। ये आपके ऊष्म व्यंजन है। कितने ऊष्म व्यंजन है? 4। ठीक है। ये इस बात को आप याद रखना, ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं। अब देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन या इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजन को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन 5 देखिए। का वर्ग का, ख, घ और घा और ञ, ये आपके का वर्ग में। तालु व्यंजन, तालव व्यंजन 5 प्रकार के, जैसे चा, छा, झा, झा और चलेगियाँ। मूर्धन्य व्यंजन ये भी 5 है। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ढा। ठीक है। इस प्रकार से। और धा ये भी है। ठीक है। और दंत में देखिए ता वर्ग है, जैसे ता, था, धा, धा, ना। और ओष्ठ में 5 है, जैसे कि पा, फा, बा, मा। अब दंतोष्ठ व्यंजन वावकील। ठीक है। दंतोष्ठ वावकील। अब देखिए वर्ष व्यंजन जिह्वा के अग्रभाग या नोक के द्वारा दांतों एवं मसूड़ों के पास उभरे खुदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन, ये भी 5 हैं। जा, ना, रा, ला, सा। ठीक है। ये सब हो गए आपके। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। डा ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आती है उन्हें प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। निश्वास वागयंत्र जब क्षणभर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। ये च, छ, झ और झा हैं स्पर्श संघर्षी। और संघर्षी व्यंजन उच्चारण अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना, इसको संघर्षी व्यंजन हिंदी वर्णमाला में देखिए। हिंदी वर्ण आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषा या विदेशी भाषाओं से आए। इनकी संख्या के विषय में प्राय मतभेद है। ख, ग, ज और फा है। और देखिए ये मैंने आपको बता दी है ये क्या है? संघर्षी व्यंजन। कौन कौन? सिटी वाला सा, पेट पर सा, सड़का सा और हल्का हा, ये संघर्षी व्यंजन है। नासिक व्यंजन देखिए आपका इंगा, खाली, चुलेकियाँ, डारा, खन्ना, ओप्पा, ये सब आपका नासरांद मार्ग से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। पार्श्विक व्यंजन आपका एक ही है। पार्श्विक व्यंजन इसको ला, कौन सा है? ला। निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली व्यंजन ध्वनि। लुंठित व्यंजन आपका कौन सा है? सिर्फ एक है। कौन सा है? रा। झा जब जिह्वा भोग बस से कई बार टकराए, लुंठित और प्रकम्पित हो उसको ही हम लुंठित व्यंजन कहेंगे, जैसे रा। उक्षिप्त व्यंजन 2 हैं। ठीक है। डाढ़खन और देखिए अड़ा खाली देखिए 1 मिनट, ये इंगा खाली और डाढ़खन। तो ये कठोर तालु के टकराव से उत्पन्न होता है।